नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। बिहार में नक्सलवाद, माओवाद का शुरुआत 70 के दशक में हो चुका था और उस दौरान बिहार में मुख्यतः कई पार्टियां संघर्षरत थी, जिसमें सीपीआई, पीपुल्स वार के कुछ ग्रुप थे, यहाँ पर कुछ हिस्से थे। फिर सीपीआई-एमएल पार्टी यूनिटी था। यहाँ पर एमसीसी भी प्रमुख भूमिका में रही थी। 2004 में ये तमाम पार्टियां मिल करके एक गठन किया नई पार्टी का, जिसका नाम सीपीआई माओवादी पड़ा। और इसी सीपीआई माओवादी के एक वरिष्ठ नेता जेल में बंद हैं, बेऊर जेल में। विजय कुमार आर्य एक परिचित नाम है और जन जन तक पहुंचा हुआ ये नाम है। विजय कुमार आर्य लेखक व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, लेखक रहे हैं, लिखते रहे हैं, पत्रकारिताओं में, पत्रों में, लेखों में, अखबारों में लिखते रहे हैं अपने लेख। और अब जब वो जेल में है तो उनकी स्थिति क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहां पर कि विजय कुमार आर्य पर जब उन्होंने भूख हड़ताल किया था खाना देने के सवाल को लेकर के या कई छोटी छोटी सवाल मांगों को लेकर के, तो उनकी ज़बरदस्त पिटाई की गई, जेल ट्रांसफ़र किया गया, पिटाई की गई और पूरी तरीके से इस जो घटनाएं घटी थी उसको उन्होंने अपनी बेटी को एक पत्र के माध्यम से लिखा था, जिसका भी एक अंश मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। अभी मेरे साथ हैं विजय कुमार आर्य के दामाद श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी मेरे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि पूरी पृष्ठभूमि क्या है और किस तरीके से ये विजय कुमार जेल में गए और फिर की बात की परिस्थिति क्या हुई। इन तमाम चीज़ों पर इनसे हम संक्षेप में बात करेंगे और आपके तक मामला पहुंचाएंगे। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत समर भूमि में है आपका। जी नमस्कार। श्याम सुंदर जी, एक चीज़ बताइए कि आप उनके दामाद हुए और अपने दामाद हैं, सगे दामाद हैं, तो उन्होंने जो 15 पेज का एक चिट्ठी लिखा था, क्या वो आपको लिखा था उन्होंने, आपकी वाइफ को, मिसेज को? नहीं, अब तक वो चिट्ठी हम तक पहुंची नहीं है। नहीं, सुने हैं कि 15 पेज की चिट्ठी आई है और कहीं से हमको प्राप्त हुई है। अच्छा, ये बताइए हमको कि आपकी शादी कब हुई थी? 2005 में शादी हुई थी। 2005 में। आपको कब मालूम हुआ कि विजय कुमार आर्य जो हैं माओवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? भैया, मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि विजय कुमार आर्य माओवादी पार्टी से हैं या सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। इसलिए दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जब हमारी शादी हुई थी 2005 में, तो पटना के तमाम बड़े अखबारों के संपादक से लेकर जितने सीनियर कोरेस्पोंडेंट थे, मैक्सिमम लोग हमारी शादी में गए थे और हमारे तरफ से वो इनविटेशन नहीं था, वो विजय कुमार आर्य की तरफ से इनविटेशन था। कई वकील, कई जजेस, गया के डीएम, खुद से गया के जिलाधिकारी रहते राजबाला वर्मा से विजय कुमार आर्य जी का जो रिश्ता रहा है, और 2009 से लेकर लगातार 8 से लेकर लगातार 13 तक विजय कुमार आर्य जेल में रहे। 13 टोटल केसेस थे उन पे, मैक्सिमम केस में वो बाइज्जत बरी हुए। तो भैया, एक ऐसे माओवादी विजय कुमार आर्य हैं जिनको बार बार सरकार जेल में डालती है, लेकिन कभी प्रूफ नहीं कर पाती है कि ये माओवादी हैं। और अभी भी दावे के साथ कह सकते हैं, इस मगध के इलाके में जो सामंतों का जुर्म था, उनके खिलाफ अगर बगावत करना माओवादियों का काम है, तो मैं मानता हूं कि विजय कुमार आर्य माओवादी हैं। आप क्या करते हैं? मैं पहले पत्रकार था, लेकिन राजसत्ता के कोपभाजन बना। पटना हिंदुस्तान में पत्रकारिता करते हुए नीतीश कुमार जी की पहली सरकार में मुझे राजद्रोही बना दिया गया। उसके बाद जब पटना छोड़कर दिल्ली अमर उजाला हम ज्वाइन किए, वहाँ भी इनका कोपभाजन का शिकार मुझे बनाया जाता रहा और उसके बाद फाइनली हम 13 में पत्रकारिता छोड़ दिए। फिलहाल राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। उसके पहले पप्पू यादव जी के पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव भी थे। मैं सरकार के जो कुदृष्टि हम पर है, इसलिए संगठन की कोई जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हम लड़ चुके हैं और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। आप विजय कुमार आर्य का पर आरोप लगता ये भी रहा है कि वो जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं
और आप चुनाव का समर्थन करते हैं, चुनाव में लड़ने की कोशिश करते हैं, लड़े भी हैं। तो क्या लगता है कि इसे टकराव चल रहा है आपस में दामाद ससुर के बीच में, या फिर कुछ नया चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। विजय कुमार आर्या जी का व्यक्तिगत हम अगर कहें या सरकार के पास कोई एविडेंस है कि वो चुनाव बहिष्कार किए हैं। विजय कुमार आर्या के पिताजी खुद ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। आज़ादी के तुरंत बाद से लंबे समय तक मुखिया रहे हैं और 2000, 2500, 3000 वोटों से विधानसभा चुनाव हारते रहे हैं। तो वो तो हमको लगता है कि मैं जब कोई शोषित पिछड़ा समाज का आदमी आगे बढ़ता है, जैसे लालू यादव जी चारा घोटाले के अभियुक्त हो जाते हैं, सजायाफ्ता हो जाते हैं, बिरसा मुंडा डकैत हो जाते हैं, भगत सिंह आतंकी हो जाते हैं, तो इस देश में कोई भी दलित पिछड़ा का बात करता है ना, तो उसको कुछ न कुछ बता दिया जाता है। हमको लगता है कि यही साजिश के शिकार विजय कुमार आर्या के साथ भी हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात आपने कहा है कि विजय कुमार आर्य जो है उनका अपना जो बैकग्राउंड है, ये बिहार में जातिवाद का जो चलन चल रहा है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, उस बीच में जो संघर्ष चल रहा है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है लालू यादव को किस तरह से एक चारा घोटाला जो कि जिसका कि एफआईआर भी ये खुद ही करवाए थे, उन पर पुनः इनको जेल भेजने की कोशिश हो रही है, सीबीआई उबीआई की रेड पड़ रही है। तो ये दलितों के आगे ना बढ़े, दलित समाज के लोग आगे ना बढ़े, यह षड्यंत्र की बात श्याम सुंदर जी कह रहे हैं। श्याम सुंदर जी एक चीज़ और बताइए मुझे आप कि बेऊर जेल में अभी विजय कुमार आर्य थे, कब जेल गए वो? अभी 14 में 14, 15, हाँ 14, नहीं सॉरी, 18 या 19 में उनकी गिरफ्तारी हुई है। 18-19 मतलब कि कोरोना काल में वो जेल में थे। हाँ, कोरोना काल में जेल में थे। ये बताइए कि आपको कब मालूम हुआ कि बेऊर जेल में उनके साथ में अत्याचार की मैंने जब मांग उठाए तो उनको बक्सर भेजा गया और वहाँ उनके साथ अत्याचार किया गया? विजय कुमार आर्या का जब चिट्ठी सार्वजनिक हुआ तभी हम लोग परिवार के लोग जाने। बड़ा एरोगेंट है यह व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है जेल। न्यायिक हिरासत में विजय कुमार आर्या, सजा याफ्ता नहीं है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट को नहीं बताया गया कि विजय कुमार आर्या के साथ क्या है नहीं है। वो भूख हड़ताल पर थे, उनको खाना नहीं जेल में दिया जा रहा था, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा था और तरह तरह के टॉर्चरिंग, मानसिक शारीरिक टॉर्चर बेऊर में किया जा रहा था। तो एक जो बंदियों का समूह है वो लोग मिलकर भूख हड़ताल का अनाउंस किए। शायद 30 अगस्त या सितंबर रहा होगा, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। और एक रात भी मतलब 12 घंटा भी यह व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर पाई। और नीतीश जी बेहतर बिहार की बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि बंदियों की दुर्गति करके बेहतर बिहार का निर्माण नहीं हो सकता है। खुद नीतीश कुमार जी किसी दौर में जेल में रहे हैं और इस मंत्रिमंडल में रहने वाले आधे से ज़्यादातर लोग राजनीतिक बंदी के तौर पर जेल में रहे। बावजूद इसके इनको कुछ दिखता उगता नहीं है। बिना कोर्ट को बताए हुए बक्सर जेल भेज दिया गया और नाम पूछकर, शायद ब्रिटिश हुकूमत में भी इस तरीके का, जिसको काला पानी की सज़ा नहीं होती होगी, सामान्य जेलों में इस तरीके का टॉर्चर नहीं हुआ होगा। नाम पूछकर कि आप ही विजय कुमार आर्या हो तो हाँ, और बीएमपी के सिपाहियों को जेल के अंदर बुलाया गया और बेसूध करके उनको मारा गया। सैकड़ों लाठियां उनके शरीर पर पड़ी। और हम तो सरकार को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, हिम्मत है नीतीश कुमार की सरकार में तो न्यायिक जांच आयोग गठित करें इन सवालों पे। किस तरीके से टॉर्चर करने के लिए एक तंबू बना के रखा है बक्सर जेल में और उसमें बांध के मारता है बंदियों को, जो बंदी अपने हक की बात करते हैं। जेल मैनुअल भी यही सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है कि विजय कुमार आर्या समेत जितने भी बंदी हैं कोई अलग से राइट्स की बात करते हैं। सरकार ने, जो बिहार की सरकार ने जेल मैनुअल बनाई है, उसी के अनुसार अपना हक की बात करते हैं और जो संविधान ने जीने का अधिकार दिया है वही मांग करते हैं। तो उस मतलब वो खंभा नुमा जगह पे ले जाकर मारा पीटा जाता है। विजय कुमार आर्या के साथ भी मारा पीटा गया और जब करा है विजय कुमार आर्या तो बड़ा, अब उसको क्या कहिएगा। जेल के अधिकारियों ने कहा कि आपको पीटा नहीं जा रहा है, आप समझिए कि श्री देवी के साथ सेक्स कर रहे हैं। इस तरीके का अपमानजनक शब्द उस बिहार में हो रहा है जहाँ के मुख्यमंत्री हर अपने मंचों पे कहा करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। सुंदर जी बताइए हमको आप कि जेल के अंदर जो बक्सर जेल में घटनाएं घटी, तो इसके खिलाफ क्या आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया, आगे कानूनी कार्रवाई? विशेष न्यायालय जो NIA का है वहाँ लिखित तौर पर दे दिया गया है और उसी का परिणाम है कि बेऊर जेल का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हुआ। इसका दोष तो यही था कि ये ट्रांसफ़र किया था और बंदियों को डरा डरा कर कुछ संपत्ति रखता था।
लेकिन असली कार्रवाई बक्सर जेल पर होनी है। नीतीश जी कहा करते हैं कि न्याय के साथ विकास और कानून अपना काम करेगा, ना सरकार फंसाती है ना बचाती है। भरोसा कर रहे हैं एक आध महीना, अगर सरकारी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक, जहाँ जितनी भी ताकत हम में है, हम संघर्ष करेंगे और इसी सरकार को हर एक चीज़ में आँख खुलवा कर दिखाएंगे कि किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, विजय कुमार आर्या की चिट्ठी आने के बाद जो गोपाल खेमका हत्याकांड है वो, या अभी का पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा हत्याकांड, भैया विजय कुमार आर्या तो कह रहे थे कि अपराधियों का ऐशगाह है बिहार का जेल और बक्सर और बेऊर जेल। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो सीधे सीधे सरकार कह रही है कि नहीं, सरगना तो जेल में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये पोष रही है सरकार, ऐसे सरगनाओं को पोष रही है। और जो शोषित वंचित की आवाज़, चाहे वो जेल में हो या बाहर में हो, जो भी बात कर रही है वो नक्सल, माओवादी, आतंकी और पता नहीं क्या क्या लांछन। मुझे तो इस बात का आशंका है, जब पत्रकारिता करते हुए मुझे राजद्रोही बनाया जा सकता है। राजनीति में आए तो 1-2 नहीं, 17 मुकदमे हम पर अभी हैं। 1-2 मुकदमे नहीं है और सारा मुकदमा सरकारी काम में बाधा डालने का। मतलब जो अधिकारी गुंडाई करता था आम आदमी के साथ, शोषित वंचित लोगों के साथ, जो करप्शन था, उसके खिलाफ आवाज उठाए तो एक FIR कर दो, धारा 353। अभी BNS में कोई और धारा आ गया है, तो ये आवाज दबाने के लिए FIR करते हैं। इससे नहीं होता है तो गोली मरवा देते हैं। हमको तो आशंका है कि विजय कुमार आर्या का जो है टॉर्चर में थ्रेटनिंग है, मौत तक ले जाएगा। विजय कुमार आर्या को जितना मैं जानता हूं, अपने हक की बात में वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका पूरा करियर वो लेक्चरर रहे हैं, उनका पूरा परिवार जगदेव बाबू के विचारधारा से प्रभावित रहा है। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं अपनी बातों को रखने में। जेल से विजय कुमार आर्या का लाश ही आएगा। जेल से विजय कुमार आर्य का लाश आएगा, ऐसी इनकी आशंका है। ये भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विजय कुमार आर्य की सुरक्षित रिहाई हो, यह बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ पर मैं गौर करना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जेल के अंदर जेल मैनुअल को पढ़ना एक अपराध माना जाता है। मैंने कुछ बंदियों से बात कर रहा था जो जेल में संयोग से मुझे गाय चलते हुए मिले थे। उन्होंने कहा था कि जेल में मैनुअल पढ़ना एक अपराध है, रखना तो महा अपराध है, और वहाँ पर बात करना अधिकार की तो सबसे बड़ा अपराध है। यही कारण है कि जेल के अधिकारी शोषण के लिए कुख्यात हैं। बंदियों के आहार, उनके वस्त्र, उनके लिए आए गए जो भी आवंटन होता है उसको चोरी करते हैं, और इसमें पूरे जिला प्रशासन की मिली भगत होती है, DM तक मिली भगत होती है। यह एक तथ्य है। एक चीज़ मुझे बताइएगा आप कि जब पूरी चीज़ इस तरह से आप खुलम खुला देख पा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि जेल के अंदर जो बंदी है उनका मताधिकार छिना गया है, छिन जाता है जब जेल जाते हैं? तो अगर बंदियों का भी मताधिकार मिले, अगर उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल जाए, अगर खास करके जो आचाराधीन बंदी है, तो उनकी स्थिति भी बाहर लोग सुन सकते हैं। भैया हम पहली बार जेल गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधानसभा क्षेत्र गोह में घुसने नहीं दिए थे। एक हत्यारा के घर में इन्होंने थाना खुलवा दिया था और मेरा सवाल था कि किस पुलिस मैनुअल से नीतीश जी आप थाना एक हत्यारा के घर में चलवा रहे हैं। पहले हमारी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उस मकान से थाना हटा था। उस समय हम जेल गए थे 1 सप्ताह के लिए और जेल से आए थे और पहला प्रेस विज्ञप्ति ही नहीं जारी किए थे, सरकार को लिखे भी थे कि बंदियों को वोटिंग राइट होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि जेल में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री चुनाव जीतकर बन सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है। ये तो जुर्म है, ये तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। हम अभी भी मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार मताधिकार का पूरा, चूंकि तब विजय कुमार आर्या के बारे में तो कहा जाता था कि चुनाव बहिष्कार करते हैं, तो भैया अब तो तुम्हारी कस्टडी में है, अब तो उनसे वोट दिलवा लो। अब क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो? हम तो चाहते हैं कि विजय कुमार आर्या के बहाने सरकार एक लाए। अभी विधानसभा चल रहा है और अंतिम विधानसभा है इस कार्यकाल का, लाए और मताधिकार का प्रयोग तो मैंने अधिकार तो उनको मिलना ही चाहिए। और यही नहीं, जिस तरीके से जेल में गुंडई है, आपस में कैदियों से कैदियों को लड़वाना, बंदियों से बंदियों को लड़वाना, और इनमें भी जात का बड़ा चक्कर है। भली सरकार लाख दावा करे कि जाति नहीं होता है, इनमें भी जो सामंतवाद के खिलाफ देश का संविधान खड़ा है, बिहार की पूरी सरकार सामंतियों के साथ खड़ी है। यही कारण है कि जेल में बंदियों को कोई अधिकार नहीं मिलता है और सिर्फ हाय तौबा व्यक्ति विशेष पर करते हैं। गोपाल खेमका भैया छाती पीट रहे हैं, किसको नहीं पता था कि जेल से मॉनिटरिंग होता है? और बिहार क्या, पूरे देश की बात कर रहे हैं।
पूरे देश में जेल बड़ा अपराधियों का ऐशगाह है और जो अधिकार की बात करता है उसको सीधे सीधे मार दिया जाता है। अभी आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से अगर, तो आप बोल सकते हैं इस थोड़ा संक्षेप में विजय कुमार आर्य के संदर्भ में। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि अगर वो जेल में है, एनआईए के स्पेशल कोर्ट से भी मेरा अनुरोध होगा। 36 गो उनका गवाह है भैया, 36 दिन में करा लो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है, स्पीडी ट्रायल उन पे करा लो, 36-40 दिन में उनको कन्विक्शन कर दो ना। लगता है विजय कुमार आर्य माओवादी हैं तब। लेकिन ये जो लंबी प्रक्रिया है भैया, हम गवाही नहीं लाएंगे और गवाह नहीं आएगा तो उसको कोई दंड भी नहीं देंगे। क्यों वो लोग गवाह बन गए थे? और विजय कुमार आर्य का यहाँ से लेकर आंध्रा तक केस है। सरकार जिस तरीके से अब देरी कर रही है भाई, न्याय देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। इंसाफ तो मिलना नहीं है फिर ऐसे लोगों का। यहाँ सासाराम 4 फर्जी मुकदमे नवादा और गया में नया हुआ है। इन तमाम में ट्रायल कब शुरू होगा? हम तो जानना चाहते हैं यही सरकार से। किसी एक मामले में लटका के रखोगे और दूसरा ट्रायल ही नहीं शुरू कराओगे। तुम्हारे पास तो पूरा सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है। गवाही नहीं हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अगर होती है तो वहाँ बेईमानी है, लेकिन ट्रायल तो शुरू हो ही सकता है ना, अन्य चीज़ें तो हो ही सकती है, रिमांड तो हो ही सकता है। यहाँ से लेकर आंध्रा और तेलंगाना तक विजय कुमार आर्य पर है, तो इस सरकार की मंशा क्या है हम खुद से जानना चाहते हैं। यही सरकार 77 में जिसके हितैषी हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी परिवार, राजनीतिक बंदी कह के तमाम नक्सलियों को जेल से छोड़ दिया गया था। एक रात में कैबिनेट का डिसीजन हुआ था। भैया बिहार सरकार को कौन हाथ बांध के रखा है? एक तरफ तुम राजनीतिक बंदी भी कहते हो, एक तरफ तुम पीठ भी ठोकते हो। हिम्मत है नीतीश कुमार में तो बोल दें कि इस देश में, इस राज्य में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की चर्चा नहीं होगी। हम तो चुनौती देते हैं इस सरकार को ही। हिम्मत है तो ये बता दें। मेरा तो मानना है और इस सरकार में शामिल अधिकांश लोगों को का कहना भी है कि जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा, मार्क्सवाद, माओवाद जिंदा रहेगा और नहीं तो तूफान जारी रहेगा। ठीक है। विजय कुमार आर्य की अभी वर्तमान में आयु कितनी होगी? सरकार जो एज नोटिफाई किया है ना, उसके अनुसार वो सीनियर सिटीजन है। 65-67 साल उनकी आयु है। 65-67 साल के एक बुजुर्ग आदमी को जो जेल में बंद हैं और सरकार उन पर लाठियां चलवा रही है, कितनी शर्मनाक बात है। सरकार को चाहिए कि बक्सर के सुप्रिटेंडेंट, जो महिला सुप्रिटेंडेंट है, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बंदियों का मताधिकार सुरक्षित करना चाहिए और विजय कुमार आर्य पर जो भी स्पीडी ट्रायल है करके उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और मैं समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार के ही लगभग उम्र में हैं। तो ये पूरी बातचीत हुई है, ऐसा इनका मानना है। मेरा सरकार से ये मांग रहेगा और कि वो चीज़ों को देखें और चीज़ों को न्यायपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें। अगर वो दमन का सहारा लेती है, इस तरह से टॉर्चरिंग करती है जनता में, इस सरकार की छवि तो बुरी बनेगी ही बनेगी। लोग कहीं न कहीं आक्रोशित होंगे, लोग कहीं न कहीं चीज़ों से, व्यवस्था से मोह भंग होगा। न्यायिक प्रणाली पर ऐसे ही लोगों का अविश्वास बहुत लंबे दिनों से घटता जा रहा है और कहीं शून्य तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो लोगों के पास एकमात्र विकल्प बचेगा हथियार उठाना, संघर्ष करना, लोगों को मारना, जो माओवादी आज बंद करके कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे कि मैं जब 70 का जो दौर था, जो नक्सलवाड़ी पनपा था, इस व्यवस्था से उपजे हुए जो आक्रोश था, उसी को लोगों ने भुनाया था। एक बार फिर सरकार से अनुरोध होगा कि वो नौबत नहीं आने दे। वो नौबत ना आने दे, इनका स्पष्ट कहना है। और इसके साथ ही हम अपने आप वीडियो समाप्त कर रहे हैं और हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो देखें, चीज़ों पर गंभीरता से मंथन करें। जो सरकार के अधिकारी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये सरकार देख रही है, उस सरकार से मेरा अनुरोध है कि रहेगा कि किसी तरीके से समाज में अन्याय ना हो, लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें और इस काम को वो प्राथमिकता स्तर पर करने का प्रयास करें। विजय कुमार आर्य का मामला इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही दर्शकों को बोलना चाहेंगे हम, हमारे चैनल पर 2 तरह के मेंबरशिप हैं अभी। एक 89 रुपीज़ का मेंबरशिप है और दूसरा आपको 159 रुपीज़ का मेंबरशिप है। मेंबरशिप लेकर के आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, हमारा आर्थिक मदद कर सकते हैं, ताकि हम आपके ही दिए गए धन से हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। नमस्कार।